ये बात कुछ साल पहले की है। उस वक्त गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और मैं अपने दूर के रिश्तेदार के घर गया था, जो कि एक ऐसे गांव में था जहां मोबाइल सिग्नल भी मुश्किल से आते थे और रातें बहुत जल्दी उतर आती थी। वहाँ मेरा एक छोटा भाई रहता है जिसका नाम रोहित है। वो मुझसे उम्र में करीब 3-4 साल छोटा होगा और वो उस वक्त एसएससी की तैयारी कर रहा था। रोहित बहुत ही सीधा साधा और थोड़ा शर्मीला लड़का था। हालांकि उसका गांव शहर से थोड़ा दूर था, लेकिन वहाँ के लोगों में एक अपनापन था। रोहित के गांव के बाहर एक सुनसान झाड़ झंकार से घिरा इलाका था, जिसके एक और एक पुराना बांस का जंगल था। इस जंगल को लेकर हमने कई बातें सुनी थी, कभी किसी के गायब होने की तो कभी अजीब अजीब आवाज़ों की। पर जैसा कि अक्सर होता है, आजकल की पीढ़ी उन बातों को पुरानी सोच कहकर टाल देती है। उस समय मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन उस दिन सब बदल गया। हुआ यूं कि एक दिन रोहित और उसके कुछ दोस्त अरशद, सोनू, विप्लव और अनवर पिकनिक का प्लान बना रहे थे किसी खुले जगह पर, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में नदियों, खेतों और तालाबों के पास वक्त बिताना वहाँ आम बात थी। इसलिए इस बार एक दावत का प्लान था, जिसमें मुख्य आकर्षण थी पुलाव और हिल्सा मछली। रोहित ने मुझे भी साथ चलने का न्योता दिया था। हमने तय किया कि गांव के पास की खाली ज़मीन में पिकनिक करेंगे। वो ज़मीन एक दोस्त के खेत के पास थी और ठीक उसके किनारे था वो बांस का पुराना जंगल, जिसकी चर्चा गांव के बुजुर्ग डर के साथ करते थे। शनिवार की शाम थी। हम सब ने खाने पीने का सामान, बर्तन, चूल्हा, मसाले वगैरह इकट्ठा किया और पैदल निकल पड़े। शाम का वक्त था, चारों ओर गर्मी की उमस और हल्की हवा, लेकिन जंगल के पास पहुंचते ही वो हवा थोड़ी भारी सी लगने लगी। पर उस वक्त तो हम सभी जोश में थे। वहां पहुंचकर हमने चादरें बिछाई, लकड़ियां इकट्ठा की और चूल्हा जलाया। सब लोग हंसी मजाक में मसरूफ थे। कोई मछली साफ कर रहा था तो कोई मसाले पीस रहा था। उस वक्त मैं यूं ही कैमरे से थोड़ी बहुत वीडियो बना रहा था। तभी रोहित बोला, भाई मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो असल में टॉयलेट के लिए जा रहा था। वो पीछे की ओर गया, उसी बांस के जंगल की तरफ। मैंने कुछ देर तक इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब 15 मिनट गुजर गए, फिर 20, तो थोड़ी चिंता होने लगी। मैं उठने ही वाला था कि रोहित वापस आ गया, लेकिन उसकी हालत अजीब सी थी। उसकी टी शर्ट वो मिट्टी से सनी हुई थी, हाथ में खरोंचों के निशान थे और चेहरा सादा सा लग रहा था। उसे देखकर मैंने पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने बस इतना कहा, कुछ नहीं, मैं गिर गया था। उस वक्त ये बात हम सबको बहुत ही सामान्य लगी, क्योंकि ये हो सकता था कि वो अंधेरे में झाड़ियों में फिसल गया हो। लेकिन अगर मैंने तब गौर किया होता तो शायद कुछ समझ आता। जब खाना पकने लगा और उसकी खुशबू फैलने लगी, तो रोहित की आंखें और अजीब लगने लगी। उसमें एक अजीब सी लालिमा थी। उसकी आंखें ऐसे लाल हो गए थे जैसे वो कई रातों से ना सोया हो। उसके होंठ सूख रहे थे और वो बार बार अपनी जीभ से होठों को चाट रहा था। उसी बीच वो धीरे धीरे बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। उस समय खाना तैयार हो रहा था, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सब्र करने को कहा। इसलिए वो चुपचाप बैठ गया। पर जब खाना बन गया तब बहुत ही अजीब हुआ। जब खाना बना तो सब पत्तलों को लेकर बैठ गए थे। पुलाव और तली हुई मछली की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी, लेकिन न जाने क्यों रोहित बस एकटुक देखे जा रहा था। उसी बीच हम में से एक ने बोला, अभी अभी तो बोल रहा था तुझे भूख लगी है, तो तू खा क्यों नहीं रहा? जिसके जवाब में रोहित ने धीमे आवाज़ में बोला, अभी नहीं, उनके आने के बाद, जब वो आएंगे मैं तभी खाऊंगा। उसके इस बात को सुनकर
हम सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक पल के लिए लगा कि वो मजाक कर रहा है, पर तभी न जाने कैसे रोहित ने अचानक दोनों हाथों से पत्तल खींचा और बिना रुके मछली के साथ साथ उसकी हड्डियां भी निगलने लगा, जैसे वो कोई भूखा जानवर हो। उस दौरान उसके मुंह से लार बह रही थी, उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और वो उसी बीच बड़बड़ा रहा था, और दो, मुझे और खाना दो, मुझे बहुत दिनों से भूख लगी है। उसे उस हालत में उस तरह से खाता देखकर हम सभी घबरा गए। एक पल तो हम उसकी आंखों को देखकर भी डर गए थे। उसी बीच मैं और अरशद ने किसी तरह से उसे काबू किया और उसी हालत में उसे घर ले आए। वैसे तो हम रोहित को जैसे तैसे घर ले आए थे, लेकिन उसकी हालत वो और भी अजीब होती जा रही थी। कभी वो दांत पीसने लगता तो कभी अचानक चिल्ला उठता। उसे देखकर उसके माँ बाप भी घबराने लगे थे। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि उसे आखिर क्या हुआ है। उन्हें तो क्या, ये तो हमें भी नहीं पता था कि आखिर रोहित को क्या हो रहा है। उस हालत में रोहित को शांत करके उसे सुलाने में हमें और देर हो गया। उस समय रोहित के साथ मैं और अरशद भी उसी कमरे में थे। हालांकि हम दोनों नीचे सो रहे थे, पर यही रात के 1:30-2 बजे करीब अचानक से हमने चिल्लाने का आवाज सुना, जो कि दरअसल रोहित की माँ के चिल्लाने की आवाज थी। जब मैं और अरशद हड़बड़ाते हुए उठे, तब हमने देखा कि रोहित अपने बिस्तर पर नहीं है। इसलिए हम दोनों रोहित की माँ की आवाज को सुनकर जल्दी से रोहित के माँ के पास पहुंचे, यानी कि रसोई में, जहां हमने रोहित को देखा, जो कि हमारे सामने फ्रिज से कच्चा मांस निकालकर खा रहा था। वो उसकी हड्डियों को भी ऐसे चबा रहा था जैसे वो कुछ हो ही ना। रोहित को ऐसे बर्ताव करता देखकर रोहित की माँ उसे बार बार आवाज देने लगी, पर रोहित है कि कोई प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहा था, जैसे कि वो होश में ही ना हो। इसलिए रोहित को पकड़कर उसकी माँ उसे झकझोरने लगी, जिसके करते ही रोहित अचानक से जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद जब तक उसे होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। पर इन सब में सबसे अजीब बात ये थी कि जब हमने रोहित से पिछली रात के बारे में पूछा तो उसे उस रसोई की घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। यहाँ तक कि उसे ये भी याद नहीं था कि वो घर कब आया। उसके बाद रोहित को कुछ समय के लिए अच्छे से बर्ताव करता देखकर हम सभी को ये लगने लगा कि शायद से रोहित अब ठीक हो चुका है। पर हम गलत थे, क्योंकि उस रात भी रोहित अचानक से अपने कमरे से गायब हो गया, और जब हम उसे ढूंढने निकले तो वो फिर से रसोई में था और फ्रिज से कच्चा मुर्गा निकालकर उसे चबाते हुए खा रहा था। और उस दौरान भी उसके मुंह से लार टपक रहे थे और उसकी दोनों आंखें वो एकदम लाल हो चुकी थी। अपने आंखों से देखकर उसके पिता ने एक हजरत को बुलाने का फैसला किया, यानी कि एक झाड़ फूक करने वाले मौलवी को। पर उस हजरत ने कहा, आज रात को निकल जाने दो, मैं सुबह वापस आऊंगा। लेकिन वो रात भी पिछले रातों के तरह ही डरावनी थी। रोहित पिछले बार के तरह ही फ्रिज से कच्चा मांस निकालकर खा रहा था। इसलिए उसे रोकने के लिए मैंने और रोहित के पापा ने उसे वहीं बांध दिया। उसके बाद जब उस मौलवी को दोबारा बुलाया गया तो उन्होंने झाड़ फूक शुरू की, पर जैसे उनकी नजर रोहित के आंखों से मिली वो पीछे हट गए, क्योंकि शायद से उन्हें रोहित के आंखों में देखकर ये पता चल गया था कि रोहित को किसी ने वश में कर रखा है। पर धीरे धीरे जब झाड़ फूक की प्रक्रिया आगे बढ़ी, तब रोहित के बातों को सुनकर हमें धीरे धीरे ये पता लगने लगा कि रोहित को एक नहीं बल्कि 4 जनों ने वश में किया है। क्योंकि उस मौलवी से बातें करते करते हर सवाल के साथ साथ रोहित का आवाज बदल रहा था। उसकी आवाज कभी डरावनी होती, कभी गहरी, तो कभी बिल्कुल अलौकिक। इसी बीच उस मौलवी ने रोहित के अंदर की शख्सियतों से पूछा कि तुमने इस लड़के को वश में क्यों किया है। फिर रोहित इसके जवाब में एक डरावने स्वर में ये कहने लगा,
इसने हमारे रहने के जगह पर जाकर उसे गंदा किया है, यानी कि बांस के जंगल को, जहां हम सदियों से रहते आ रहे हैं। इसलिए अब हम इसके शरीर में रहेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जिसे सुनकर उस मौलवी ने फिर से कुछ मंत्र पढ़े और रोहित के अंदर के शख्सियतों से पूछने लगे कि उन्हें रोहित को छोड़ने के लिए क्या चाहिए। जब उस मौलवी ने यह पूछा तब रोहित बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगा। वो इतनी डरावनी हंसी हंस रहा था कि उसे सुनकर हम सभी डरने लगे थे। पर उसी बीच रोहित के अंदर की शख्सियत ने यह जवाब दिया, एक काले बकरे का ताज़ा मांस खून से लथपथ आधी रात को बांस के जंगल में छोड़ आओ, तब सोचेंगे। इसलिए उस रात हमने वैसा ही किया। हमने एक बकरे का मांस लेकर उसमें खून लगाकर उसे उस बांस के जंगल में छोड़ दिया। जिसके बाद उस मौलवी ने हमसे घर लौट जाने को कहा। हालांकि इसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, पर वो मौलवी वो कुछ घंटों के लिए उसी जंगल में था। और जब वो जंगल से लौटकर रोहित के घर आए तब उन्होंने कहा कि रोहित अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। कुछ हफ्तों में रोहित फिर से पहले जैसा होने लगा था। उस मौलवी ने उस दिन वहां क्या किया ये तो मुझे नहीं पता, और ना ही मुझे ये पता है कि मैंने अपने आंखों से क्या देखा, क्योंकि ये सब कुछ ऐसा था जिस पर विश्वास करना मुश्किल होता है। अगर मैं भी ये सब अपने आंखों से नहीं देखता तो शायद मैं भी विश्वास नहीं करता। पर जब से ये सब मैंने देखा है, मेरे अंदर एक अजीब से डर ने घर कर लिया है। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। मेरे वहां रुकने का तकरीबन 3 दिन का कार्यक्रम था। लोक निर्माण विभाग की तरफ से हुई ये मीटिंग डैक्शायर के पुराने कैंट क्षेत्र में रखी गई थी और वहां मेरी रुकने की व्यवस्था डैक्शायर जेल के पास बने एक पुराने ब्रिटिश बंगले में की गई थी, जिसे अब सरकारी गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पहले दिन मैं वहां दोपहर को पहुंचा। हालांकि बाहर तेज धूप थी लेकिन हवा में ठंडक भी थी। गाड़ी से उतरकर जब मैंने पहली बार उस जेल की ऊंची दीवारें देखी तो मन में कई सारी जिज्ञासा उतर आई। पुराने पत्थरों से बनी वो दीवार समय के थपेड़ों से काली पड़ चुकी थी। उसे देखकर मैं वहीं कुछ देर खड़ा रहा। वैसे तो ये जगह ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, लेकिन यह एक ऐसी जगह थी जहां अंग्रेजों का शासन था। डैक्शायर जेल एक पुरानी ब्रिटिश जेल थी जो अब एक ऐतिहासिक स्थल बन चुकी है। पर जब वो पहले जेल हुआ करती थी तब वहाँ ज़्यादातर सिपाहियों और मानसिक रोगियों को कैद किया जाता था। खैर, मेरी रुकने की व्यवस्था जहाँ की गई थी वो बंगला जेल की दीवार से कुछ ही दूरी पर था, जहाँ मुझे वहाँ का देखभाल करने वाला आदमी जगमोहन मिला। वो एक अधेड़ उम्र का सीधा साधा पहाड़ी आदमी था। उसने मुझसे मिलकर मुझे चाय दी, फिर मुझे कमरा दिखाया और फिर मुझसे सामान्य बातें करने लगा। पर उसी बीच वो बातों बातों में बोला कि उस जेल के पास रात में अकेले मत जाना, खासकर पिछली कोठरी के पास। पर क्यों? जब मैंने उससे ये पूछा तब उसने मुस्कुराते हुए कुछ और ही बहाना बना दिया। उसने मुझसे ये कहा कि वहाँ जंगली जानवरों का खतरा है, इसलिए मैंने उसके बातों को हंसते हुए टाल दिया। हालांकि उसके चेहरे पर जो तनाव था वो कुछ और ही कह रहा था। खैर, इन सब के बाद अगले दिन सेमिनार की कार्रवाई शुरू हुई। वह सब कुछ सामान्य था, लेकिन मेरा मन बार बार उस जेल के अंदर देखने को कर रहा था। इसलिए मैंने उस मीटिंग के बाद उस जेल को अंदर से देखने का इरादा किया। पर जब मैं उस जेल के अंदर गया तब वहाँ की सारी गेटें बंद थी। बाद में जाकर पता चला कि वहाँ जाना मना है। पर क्यों? इसका किसी ने मुझे कुछ खास कारण नहीं बताया।
हालांकि इन सब के बाद बाकी कामों को करते करते ये सब मेरे दिमाग से निकल गया और फिर खाना खाकर सोने के बाद अगले दिन के मीटिंग की तैयारी करने लगा। और उस काम को करते करते कब मैं टेबल पर ही सो गया ये मुझे ही पता नहीं चला। पर करीब 2 बजे के आसपास अचानक मेरी नींद खुली। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। बाहर हल्की सी रोशनी में एक खड़खड़ाहट सी आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जेल के दीवारों के आसपास मंडरा रहा है। इसलिए मैंने उठकर खिड़की से बाहर झांका। हालांकि मुझे वहाँ कुछ नहीं दिखा, लेकिन हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट की गूंज सुनाई दे रही थी, जिसमें हल्की हल्की अजीब आवाज़ें आ रही थी जो कह रही थी, मुझे बंद मत करो, मुझे यहाँ से जाने दो। उस आवाज़ को सुनकर बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे थोड़ी दूरी पर वाकई में कोई बोल रहा हो। इसलिए मैं उस पर ज़्यादा ध्यान ना देकर वापस बिस्तर पर चला गया। पर जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कुछ है, कोई मौजूदगी। उसी दौरान मेरे गर्दन के पीछे की नसें अचानक से तन गई, जिसके वजह से मुझे इतना तकलीफ हुआ कि मैं सुबह तक सो नहीं पाया। इसलिए तीसरे मीटिंग के दिन मैं बहुत थका हुआ था। हालांकि तीसरी मीटिंग के बाद मैं फिर से जेल की ओर गया, जहाँ पर जाना मना था। इसलिए मैं अकेले ही दीवार के पास घूमने लगा। वो दीवार जो मेरे कमरे की खिड़की के ठीक सामने था। पर उस दौरान मुझे ये नहीं पता था कि वो दीवार किसकी है। असल में वो दीवार एक बंद पड़े कोठरी की थी, जहाँ पहले कई कैदियों को सजा दिया जाता था। वैसे तो मैं वहाँ इस उम्मीद में गया था कि वहाँ से मुझे अंदर जाने का रास्ता मिलेगा, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए मैं वापस से अपने कमरे की ओर चला गया। खैर उसके बाद पूरा दिन तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन रात होते ही सब कुछ अचानक से बदल गया। जब मैं बिस्तर पर था तो लगा जैसे कमरे की दीवारों से कोई मुझे देख रहा है। पर जब मैंने लाइटें जलाई तो वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन न जाने कहाँ से मेरे कमरों की दीवारों पर कई सारे खरोंचों के निशान आ गए थे। पर कैसे, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने इसके बारे में जगमोहन से पूछने का सोचा। पर जब अगली सुबह हुई तब न जाने कैसे वो सभी निशान दीवारों से गायब हो चुके थे। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ही सपना देख रहा था, पर असल में ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे ये साफ साफ याद था कि वहाँ कई सारे खरोंचों के निशान थे। खैर इससे पहले कि मैं जगमोहन से इन सब के बारे में बातें करता, आखिरी दिन के सेमिनार का समय हो चुका था। इसलिए मैं उस आखिरी मीटिंग को अटेंड करने चला गया। पर जब मैं उस मीटिंग से लौटा तब अचानक मेरी नज़र उस जेल के एक दरवाजे पर पड़ी, जो कि बाहर से खुला लग रहा था। इसलिए मैं धीरे धीरे उस तरफ ये सोचकर बढ़ा कि उसे शायद से खोला गया होगा। मैं जब अंदर गया तो उसके बाकी दरवाजे भी खुले थे। इसलिए मैं धीरे धीरे उस कोठरी की ओर बढ़ा जो मेरे कमरे के ठीक सामने था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पूरा जगह अंधेरे में घिरा हुआ था और साथ में उस जगह को एक अजीब से बदबू ने घेरा हुआ था। हालांकि मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर वहाँ बहुत सी कुर्सियाँ टूटी फूटी पड़ी हुई थी, कुछ कोठरियों के अंदर तो कुछ बाहर। मुझे उस अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मैंने अपने फ़ोन का टॉर्च जलाया और यहाँ वहाँ देखने लगा। पर उसी बीच अचानक मुझे एक कोठरी की तरफ से आवाज़ आया, किसी पत्थर के टुकड़े के गिरने का। इसलिए झट से मैं पीछे मुड़ा और अपना टॉर्च उस तरफ कर दिया। हालांकि जब मैंने उस तरफ अपना टॉर्च घुमाया तो वहाँ कुछ नहीं था सिवाय एक कुर्सी के, जहाँ मेरी टॉर्च की रोशनी सही से नहीं पड़ रही थी। पर शुरुआती कुछ सेकंड्स के लिए मुझे ऐसा लगा था जैसे वहाँ कोई बैठा है।
पर कौन, ये देखने के लिए मैं और करीब गया। पर जब मैं करीब पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। पर उसके बावजूद भी मैंने वहाँ जो देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ की दीवारों पर मैंने कई सारे पंजों के निशान देखे, बिल्कुल वैसे ही निशान जैसे पिछली रात मेरे कमरे की दीवारों पर बने थे। उसी बीच मैंने उस कोठरी का दरवाज़ा भी खुला देखा। पर इससे पहले कि मैं उस कोठरी के अंदर जा पाता, अचानक पीछे से वहाँ के गार्ड ने मुझे बाहर बुलाया और मुझसे पूछने लगा कि मैं अंदर कैसे गया। पर जब मैंने बोला कि वो सभी दरवाजे खुले थे तो वो गार्ड भी हैरान रह गया, क्योंकि उसने वो दरवाज़ा नहीं खोला था और उसकी चाबियाँ उसके पास ही थी। पर मैं ये सोचकर वहाँ से चला आया कि वो ही झूठ बोल रहा होगा, जिसके बाद मैं सीधे घर के लिए रवाना हो गया। कुछ हफ्तों बाद मुझे कुछ कोलीग से ये पता चला कि वहाँ के कोठरियों पर जिन कैदियों को रखा जाता था उन्हें टॉर्चर किया जाता था, इतना कि वो कैदी वहाँ से निकलने के लिए उन दीवारों को खरोंचा भी करते थे, जिसका सबूत था वो निशान जिसे मैंने खुद उस कोठरी में देखा था। पर उस कमरे में उस रात मैंने जो देखा था, क्या वो वाकई में वही निशान थे जो सुबह होते ही गायब हो गए? इस बात को मैं आज भी समझ नहीं पाया। पर आज भी जब मैं उस जगह के बारे में सोचता हूँ तो वहाँ को लेकर मुझे कुछ असामान्यता महसूस होती है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि प्रताप जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।